हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने है। मैं आपको एक दफ़ा रीड करके सुना देता हूँ। इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स्ड while the mass of the other element is in the ratio of small whole numbers or some multiple of it। स्टेटमेंट पढ़कर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे, इसकी एग्जाम्पल पहले डिस्कस करेंगे। अगर एग्जाम्पल डिस्कस कर ली तो हमें ये जो स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की, ये आसानी से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। हमारे पास कंपाउंड है, दो कंपाउंड है। पहला कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कंपाउंड है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ये रहा पहला कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। एक और चीज ये है कि एलिमेंट देखें, आपके पास कार्बन है और ऑक्सीजन है। एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6 और कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12। और ऑक्सीजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16। तो दोस्तों मैंने आपको ये चीज क्यों बताई, ये चीज इसलिए बताई कि यहाँ पर जो मासेस दिखे हुए, ये जो मासेस दिखे हुए कि मास ऑफ सी लिखा हुआ है 12। तो मास ऑफ सी मतलब एटॉमिक मास कार्बन का लिखा हुआ है 12। तो ये 12 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 12 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कार्बन एक है। तो एक कार्बन की वजह से यहाँ पर कार्बन एक है, तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होगा 12। तो 12 लिख लिया हमने। ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का यहाँ पे एटॉमिक मास है 16। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का ये आ गया 16 आ गया, सही। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एक कार्बन है तो 12, एक ऑक्सीजन है तो 16। और आपको बता दिया है कि जो मास ऑफ सी और मास ऑफ ओ लिखे हुए ये इसके एटॉमिक मास लिखे हुए, एटॉमिक मास लिखे हुए, ये दोनों एटॉमिक नंबर नहीं लिखे हुए, क्योंकि एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है और एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो देखिए आप 16 और 12 ये जो है एटॉमिक मास लिखे हुए किसके, कार्बन और ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 12 और 16, ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है एटॉमिक मासेस किसके हैं, कार्बन का एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 यहाँ लिखा हुआ है। ये 12 और 16 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन की तरफ से 12 और एक ऑक्सीजन है तो 16। उसके बाद हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए कार्बन एक है तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या था, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो आपने 12 लिख दिया यहाँ पे। और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आएगा आपके पास 32। दोस्तों मैं आपको टेबल क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर टेबल में जो लिखा हुआ है वो अगर समझ में आ गया तो आप टेबल का मतलब समझ में आ जाएगा टेबल हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो टेबल में हमसे ये लिखा हुआ था यही कि मास ऑफ सी लिख दिया। कार्बन मोनोऑक्साइड में 12 है और ऑक्सीजन में क्या है 16 है, तो 16 आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड में ये 12 है और ऑक्सीजन डबल है, तो यहाँ पर 32 आ गया, क्योंकि 16 इसका एटॉमिक मास होता है। 16 मल्टीप्लाई बाय 32, ये यहाँ पे कहानी खत्म हो गई, सही। ये जो कॉलम है ये मेन कॉलम है, ये समझने का है कि बहुत आसान कॉलम है, ये समझ में आ जाएगा आपको। तो लिखा हुआ है रेशियो ऑफ ओ। तो रेशियो ऑफ ओ मतलब ओ कितना है यहाँ पे, देखिए ओ कितना है यहाँ पर, ओ 1 है और यहाँ पे कितना है ओ है, यहाँ पे 2 ओ है। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, एक ओ है यहाँ पर, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन 2 की वजह से ये 2 जो है ये यहाँ पर आ गया। तो ऑक्सीजन का रेशियो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है 1 और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 2। तो दोस्तों हमने ये देखा था कि टेबल में क्या लिखा हुआ है, हमने वो डिस्कस कर लिया था। टेबल हमसे ये कहना चाह रहा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का रेशियो 1 है, मतलब एक ऑक्सीजन यूज हुई है, और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कितनी यूज हुई है 2। बस ये टेबल हमसे कहना चाह रहा था। अब आगे समझते हैं कि स्टेटमेंट हमसे क्या कह रही है इस टेबल के बारे में। दोस्तों स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इफ 2 एलिमेंट्स, अगर 2 एलिमेंट, कोई से भी 2 एलिमेंट, जैसे यहाँ पर इसकी मिसाल दी हुई थी कार्बन और ऑक्सीजन की, तो कार्बन और ऑक्सीजन ये 2 एलिमेंट हैं, कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। जब ये 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे तो एक या एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि एक कंपाउंड ये रहा और एक कंपाउंड ये रहा, कोई एक बनाते कोई एक से ज्यादा बना रहे। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ये 2 कंपाउंड बना रहा है, पहला और दूसरा। आइए क्या कह रहा है, द मास ऑफ 1 एलिमेंट इज फिक्स। कोई से भी एक एलिमेंट का, या तो कार्बन का या तो ऑक्सीजन का, किसी भी एलिमेंट का क्या होगा, एक का मास फिक्स होगा। किसी भी एक एलिमेंट का मास क्या होगा, फिक्स होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि मास
कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में दोनों में कार्बन एक है, यहाँ पे भी कार्बन एक है, यहाँ पे भी कार्बन का मास सेम है, यहाँ पे भी कार्बन का मास सेम है, दोनों का मास क्या है, सेम है। तो यही कह रहा है द मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स। सही है, फिक्स है। दोस्तों आगे क्या कह रहे हैं, वाइल द मास ऑफ द अदर एलिमेंट इज इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स और सम मल्टीपल ऑफ इट। वो कह रहा है कि जो दूसरा एलिमेंट है, अगर एक का मास आपने फिक्स कर दिया है तो दूसरे एलिमेंट का मास क्या होगा, स्मॉल होल नंबर रेशो में होंगे। जैसे ये रेशो कौन सा बन रहा है, इसका रेशो बन रहा है 1:2 का, कि यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो ये कह रहे हैं कि स्मॉल रेशो में होंगे ये, दूसरे एलिमेंट का जो मास होगा ना वो आपस में स्मॉल होल नंबर रेशो में होंगे। तो देखिए 16 और 32 को ऐसे मैं डिवाइड करूंगा, ये रहा 16 और ये रहा 32, तो 16 1 और ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आया, 1/2। तो रेशो में किस तरह लिखते हैं, 1:2 इस तरह लिखते हैं। तो आप ये देख लें 1:2 का रेशियो आया हुआ है। तो यही कह रहा है कि स्मॉल होल नंबर्स और सम मल्टीपल ऑफ इट, ये स्मॉल होल नंबर में आ गया या फिर कोई मल्टीपल आ जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर अगर 2 होता तो यहाँ पर 4 होता, यहाँ पर 5 होता, यहाँ पर 10 होता, तो कोई मल्टीपल होता है इसका। सो दोस्तों ये रहा आज का लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बारे में कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है। तो दोस्तों इसको समझेंगे हम एक स्टेटमेंट और एक एग्जाम्पल के जरिए, क्योंकि स्टेटमेंट के साथ अगर एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तो ये स्टेटमेंट भी कभी समझ में नहीं आएगी। तो इसका मतलब है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों एग्जाम्पल को डिस्कस करना लाजमी है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखें तो 3 एटम है, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। 3 एटम है और 3 डिफरेंट एलिमेंट के हैं। पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है कार्बन और तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। उन तीनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर यहाँ लिखे हुए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16। तो कार्बन का यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 12। तो 12 यहाँ पर देखें आप, कार्बन का क्या है, एटॉमिक मास है। तो इसका मतलब है यहाँ पर एटॉमिक मास लिखा हुआ है कार्बन का। कार्बन का एक कार्बन है तो यहाँ पर इसलिए 12 लिखा हुआ है। यहाँ पर 4 इसलिए लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1 और 4 हाइड्रोजन की वजह से इसका एटॉमिक मास क्या आ गया यहाँ पे 4। यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन का 2, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1 और 2 हाइड्रोजन की वजह से एटॉमिक मास इसका आ गया यहाँ पे 2। और O क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, एक ऑक्सीजन है तो इसका एटॉमिक मास आ गया। यहाँ पर एक कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12, तो 12 आ गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या था 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32। तो देखिए यहाँ पे 32 आ गया। सो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कि ये जो 3:1 है ये कैसे आ गया। ये जो 12 और 4 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ये रेशो की फॉर्म में, तो रेशो को हम ऐसे लिख देते हैं 12/4। तो 12 को यहाँ पे 4 से काट देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा 12। और दोस्तों यहाँ पर ये कैसे आया, ये इस तरीके से आया 12/32। 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हो जाएगा 12, 4 मल्टीप्लाई बाई 8, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 ये हो जाएगा 32। तो ये ऐसे कैंसिल आउट हुआ और 3:8 का रेशो आ गया, 3:8 का रेशो आ गया। यहाँ पर भी यही है, ये हो जाएगा हमारे पास 2/16। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या होगा 16। तो दोस्तों ये जो 12:4 से 3:1 आया, तो हमने इसमें क्या करना है, इसको फोकस करना है, 3:1 को फोकस करना है। और ये 12:32 से ये तो 3:8 आया, इसको फोकस करना है। और 2:16 से तो 1:8 आया है, इसको हमने फोकस करना है। इन तीनों बॉक्सेस को हमने क्या करना है, फोकस करना है। दोस्तों आप एक चीज़ ये देख रहे होगे कि सी वाली जो लाइन है उसमें क्या आ रहा है 3, यहाँ पर जो सी वाली लाइन है उसमें क्या आ रहा है 3, यहाँ पर जो एच वाली लाइन है एच का रेशो क्या आ रहा है 1 और यहाँ पर जो ओ का रेशो आ रहा है वो क्या आ रहा है 8, ओ का रेशो क्या आ रहा है 8, एच जो है एच का रेशो क्या आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है, एच का रेशो क्या आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है। ये चीज़ बस आपको दिमाग में रखनी है। ये क्या कह रहे हैं हमसे कि व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स सेपरेटली कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। ये क्या कह रहा है कि जब कोई दो डिफरेंट एलिमेंट जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन है ऑक्सीजन है, ये 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं और ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन हो रहे हैं थर्ड एलिमेंट से। कौन सा थर्ड एलिमेंट, हाइड्रोजन जो थर्ड एलिमेंट है।
जो थर्ड एलिमेंट से कंबाइन हो रहे हैं उसका मास क्या है, फिक्स है। जब दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होंगे सेपरेटली, अलग अलग कंबाइन हो रहे हैं, सेपरेटली कंबाइन हो रहे हैं, ये कार्बन सेपरेटली कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन से, तो क्या बना रहा है CH4। ऑक्सीजन सेपरेटली कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन से, तो क्या बना रहा है H2O। सही, सेपरेटली कंबाइन हो रहे हैं, सेपरेटली कंबाइन होंगे विद द फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट। ये जो H है इसका मास क्या है, फिक्स है। कैसे मास फिक्स है, आप देख रहे हैं कि H का मास क्या है, 1 है, और यहाँ पर भी H का आ रहा है मास क्या आ रहा है, रेशो में 1 आ रहा है, तो इसका मास हमेशा क्या है, हर जगह फिक्स है। द प्रोपोर्शन इन विच दे कंबाइन विद वन अनदर, जो प्रोपोर्शन में ये जो कंबाइन हो रहे हैं इसमें हाइड्रोजन का क्या प्रोपोर्शन है, हमेशा हाइड्रोजन का मास क्या फिक्स है। यहाँ पर भी अभी इन दोनों को फोकस करेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का मास क्या है, 1 है, और यहाँ पर भी मास 1 है। जब ये सेपरेटली कंबाइंड हो रहे हैं, फिक्स मास, इसका मास क्या है, फिक्स है, मास फिक्स है, और इसके साथ क्या हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, शेल बी ईदर इन द सिंपल रेशो और सम मल्टीपल ऑफ इट। ये जो दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, ये जो दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, इनका क्या होगा, इन द सिंपल रेशो और सम मल्टीपल ऑफ इट। ये जब आपस में कंबाइन होंगे तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर ये 3:8 आया। तो आप गौर करें कि कार्बन क्या है, कार्बन यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 8 था तो यहाँ पर भी 8 था। तो ये चीज आपने देखनी थी, गौर करनी थी कि हाइड्रोजन वाली जो लाइन है वो हमेशा 1 है, और हाइड्रोजन वाली लाइन 1 है, कार्बन वाली लाइन 3 है, यहाँ पे कार्बन वाली लाइन 3 है, ऑक्सीजन वाली लाइन 8 है, ऑक्सीजन वाली लाइन 8 है। जब ये दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होंगे, सेपरेटली कंबाइन हुआ थर्ड एलिमेंट से जिसका मास क्या फिक्स है, दोनों में मास फिक्स है, आप देख लें, सेपरेटली कंबाइन हुए, यहाँ पर भी ये सेपरेट कंपाउंड, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, मगर दोनों में यहाँ पर भी हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या है, 1 है। तो ये दोनों जो एलिमेंट हैं, ये दोनों एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होंगे तो वही रेशो बनाएंगे जो इसके साथ रेशो कार्बन बना रहा था। ये देखें, ये रेशो से क्या बना रहा है, 3 बना रहा है। तो ये जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो इसका रेशो यही बनेगा, 3 बनेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन अपना रेशो क्या बना रहा था हाइड्रोजन के साथ, 8। तो जब ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलेगा तो ऑक्सीजन अपना रेशो क्या बनाएगा, हमेशा 8। सो दोस्तों, ये था हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल एजुकेशन सिनेमा को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जिसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है, पेपर में आपसे दोनों में से कोई एक नाम आ जाएगा तो आपको यही वाली स्टेटमेंट लिखनी है इसी लॉ की। कभी कभार पेपर में स्टेटमेंट कहा जाता है और कभी कभार इसकी स्टेटमेंट के साथ एग्जाम्पल, ये दोनों चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। तो आप देखिएगा पेपर में क्या लिखा हुआ है। अगर स्टेटमेंट होगी तो सिर्फ स्टेटमेंट ये लिख दीजिएगा, और अगर एप्लीकेशन के ऊपर कह रहा होगा तो वो एप्लीकेशन आप, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशन या एग्जाम्पल, तो आप वो भी इसके साथ लिख दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, ये लॉ हमसे क्या पूछ रहा है। एक बार मैं इसको रीड करके सुना देता हूँ। डिफरेंट सैंपल ऑफ द सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ये हमसे कह रहा है इसमें कि डिफरेंट सैंपल का मतलब होता है कि सैंपल मतलब होता है, उर्दू में कहते हैं नमूना, तो मतलब सैंपल कलेक्ट करना। फर्ज करें मिसाल के तौर पे आपके पास एक झील है या लेक है, या फर्ज करें समुंदर है, ये आपके पास समुंदर है, सही, इतना बड़ा समुंदर है। अब समुंदर में मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, समुंदर में क्या हुआ, समुंदर में मछलियाँ मरना शुरू हो गई हैं पॉइजन फैलने की वजह से। पॉइजन फैल गया तो वो मछलियाँ मरने लग गई। तो गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया अपने इदारों को कि यार आप एक काम करें, इस जो सी है, जो पॉइजन फैल गया इस सी के अंदर, आप उसकी वजह तलाश करें कि इस समुंदर में क्यों मछलियाँ मर रही हैं, क्यों पॉइजन फैल गया। तो जो लेबॉर्ट्री वाले जो टेस्ट करते हैं ना, वो इस तरह करते हैं कि आपका इसका सैंपल लेंगे सी वाटर का, जैसे सी है तो कुछ यहाँ से सैंपल ले लेंगे, कुछ यहाँ से सैंपल ले लेंगे, कुछ यहाँ से ले लेंगे। एक और एग्जाम्पल है कि आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, तो ब्लड टेस्ट में क्या होता है, वो आपका थोड़ा सा सैंपल ले लेता है। तो वो सैंपल, उसी तरह यही सैंपल, इसी सैंपल की बात कर रहा है कि डिफरेंट सैंपल, थोड़ा सा कोई सा भी डिफरेंट सैंपल ले लिया जाए, डिफरेंट सैंपल ऑफ द सेम कंपाउंड। सेम कंपाउंड, कंपाउंड मतलब कोई सा भी, जैसे वाटर एक कंपाउंड है, तो वाटर एक अगर एक कंपाउंड है तो इस कंपाउंड का सैंपल ले लिया जाए। जैसे सी वाटर है, सी वाटर के डिफरेंट सैंपल ले लिए जाए। तभी मैंने आपको सी वाटर की एग्जांपल दी थी कि सी वाटर का यहाँ से सैंपल ले लिया जाए, यहाँ से ले लिया जाए, यहाँ से ले लिया जाए, अलग अलग जगहों से सैंपल ले लिया जाए। मतलब किसी ने इस जगह का सैंपल लिया, कुछ ने इस जगह का सैंपल लिया और कुछ ने इस जगह का सैंपल लिया, तो 3 सैंपल आपके पास कलेक्ट हो गए, सेम कंपाउंड। उसके बाद क्या कह रहे हैं,
ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स। कैसे सेम एलिमेंट? ये कह रहा है कि हमेशा सेम एलिमेंट होगा। कैसे सेम एलिमेंट होगा? अगर आप सी वाटर, जैसे सी है ये पूरा, यहां से आपने सैंपल लिया तो आपने वो सैंपल कौन सा लिया होगा? वाटर का। तो वाटर का सैंपल आपके पास क्या है? सी वाटर का सैंपल H2O। यहां पर जो सैंपल आएगा वाटर का वो क्या आएगा? वो आएगा H2O। यहां पर से भी सैंपल आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा आपके पास H2O। तो अगर आप ये देखें तो ये तीनों जगहों से जहां से डिफरेंट सैंपल लिया गया था, यहां से नंबर 1 सैंपल था, यहां से नंबर 2 सैंपल था और यहां से नंबर 3 सैंपल था। तीनों डिफरेंट जगहों से सैंपल लिया गया। वो जो कंपाउंड है H2O, H2O, H2O सेम कंपाउंड है तीनों जगह। तो ये क्या कह रहा है? ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स। देखिए एलिमेंट्स भी तीनों जगह सेम होंगे, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है, वाटर तो चेंज नहीं होगा ना। वाटर जो यहाँ पर है वो भी यहीं पर है, वो भी यहीं पर है। तो वाटर क्या है? वाटर यहाँ पर भी वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है। तो तीनों जगहों पर वाटर है। और वाटर के अंदर जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर इस वाटर के अंदर एलिमेंट है H और O, यहाँ पर जो वाटर है उसके अंदर एलिमेंट है H और O, यहाँ पर भी H और O, दो ही एलिमेंट है वाटर के अंदर। चाहे वो यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, तीनों जगहों पे क्या है? वाटर का जो वाटर के जो एलिमेंट्स है वो क्या है? सेम है। तो वो यही कह रहा है ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स। हमेशा सेम एलिमेंट रहेंगे। एलिमेंट देखिए तीनों में सेम है। कह रहा है कि आखिर वाली बात क्या कह रहा है? कंबाइन टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ये जब आपस में मिलेंगे तो उनका प्रोपोर्शन, मास का जो प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो इसका क्या मतलब है? मास का प्रोपोर्शन सेम है। जैसे आपके पास H है तो H यहाँ पे 2 है, तो H का जो वो होता है मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, सही। और यहाँ पर O जो है, यहाँ रेशो डाल दिया, O का ऑक्सीजन में कितना होता है? 16, तो एक ऑक्सीजन और यहाँ 16 है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 16। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 और ये हो जाएगा 8, 8 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1:8 आ जाएगा। यहाँ पर भी यही होगा। यहाँ पर क्या है कि H यहाँ पर 2 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रेशो 1 मल्टीप्लाई बाई 16, तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 16, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 8। इसी तरह यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर क्या है कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 और हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन 1 है तो 1 और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16, तो 2:16 और ये कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा? 1:8। तो आप देखें कि डिफरेंट सैंपल लिए गए थे, यहाँ पर भी डिफरेंट सैंपल था, यहाँ पर भी सैंपल अलग अलग है तीनों, मगर सैंपल का जो प्रोपोर्शन है मास का वो हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 8 है, हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 8 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 8 है। तो इसमें लॉ में यही कह रहे हैं कि कंबाइन टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। मास का प्रोपोर्शन क्या है? सेम है। यहाँ पे प्रोपोर्शन मतलब रेशो की बात कर रहे हैं, प्रोपोर्शन मतलब रेशो, रेशो क्या है? सेम है, सेम रेशो है मास का 1:8, 1:8, 1:8। तो ये लॉ यही कह रहा है। ये लॉ क्या कह रहा था? डिफरेंट सैंपल ऑफ द सेम कंपाउंड, डिफरेंट सैंपल, पहला दूसरा तीसरा 3 सैंपल है ऑफ द सेम कंपाउंड। कंपाउंड कौन सा है? वाटर, वाटर सेम कंपाउंड है। कंबाइन टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, जब भी वो कंबाइन होंगे वो हमेशा सेम प्रोपोर्शन बाय मास के कंबाइन होंगे। तो दोस्तों ये थी इस स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों आपको इस स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन जरूर समझ में आई होगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया था। चैप्टर 1 में जो 5 क्वेश्चन थे उसको हमने डिस्कस किया था। अब हम चैप्टर 2 के ऊपर आ रहे हैं। चैप्टर 2 हमारे पास था केमिकल कम्बिनेशन का चैप्टर, और चैप्टर 2 में जैसा कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, तो उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो हमारे पास ये जो सबसे पहला एक लॉ था वो है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब ये लॉ क्या कहता है हमसे, तो आइए दोस्तों इसको डिस्कस करते हैं। इस लॉ में ये बता रहा है हमें कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल चेंज, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि मैटर जो है वो ना ही आप बना सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? आप इसको सिर्फ चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म से। तो आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। जैसा कि फर्ज करें आपके पास एक वुड का पीस है, वुड मतलब लकड़ी, तो एक लकड़ी का इतना बड़ा पीस है, सही। तो वुड का ये पीस है, आपने क्या किया,
ये वुड के पीस को आपने चाहा कि यार मैं इसको ख़त्म कर दूं, मैं इसको ऐसा कर दूं कि ये ख़त्म हो जाए, तो आपने क्या किया, इसको जला दिया, मतलब बर्न किया। बर्न किया वो आप स्टोव के ऊपर रख के करें, मतलब कि बर्नर के ऊपर रख के करें, या फिर आप किसी और तरीके से आप इसको जलाएं, तो आपने इसको जलाना शुरू कर दिया, इसको जलाना शुरू किया वुड को। तो जैसा कि आपके पास जैसे जो लकड़ी होती है, वो लकड़ी जब जलती है तो लकड़ी जलने के बाद से वो अपनी फॉर्म को चेंज कर देता है। जैसे लकड़ी वाइट कलर की है या फिर किसी और कलर की है, तो वो लकड़ी जल के काली हो जाती है, और काली होने के बाद से वो राख में तब्दील होना शुरू हो जाती है। जब आप उसको और जलाएंगे तो वो राख बनना शुरू हो जाती है। जैसा कि आपके एक पेज है, आपके पास एक पेज है, उस पेज को आपने जलाना शुरू किया। तो जब ये पेज जलाएंगे ना, जब ये इसको बंद करेंगे, आपने इसको बंद किया, जब आप इसको जलाएंगे ना तो ये राख बनना शुरू हो जाते हैं। उसको और आपने जलाया, उसको और आपने कंप्रेस किया, दबाया उसको कि यार ये ख़त्म हो जाएगी ये चीज़, तो आपने क्या किया, उसको हवा में उड़ा दिया। तो हवा में उड़ाने के बाद से वो हवा में फैल गया, राख हवा में फैल गया, वो उड़ के दूसरी जगह जाने लग गया। तो ये समझाना चाह रहा था आपको कि मैटर, जैसे वुड मैटर है, पेज जो पेज है हमारे पास वो भी मैटर है। तो मैटर आप उसको क्या कर सकते हैं, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कम्प्लीटली, और ना ही पेज खुद ब खुद बन सकता है। मतलब पेज बनाने के लिए या वुड बनाने के लिए आपको कोई ना कोई चीज़ रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि दरख्त है, दरख्त को आप काटते हैं तो वहाँ से आप क्या करते हैं, पेजेस वगैरह आप फैक्ट्री में पेजेस वगैरह बना लेते हैं, वो दरख्त की लकड़ियों की वजह से। तो लकड़ियाँ हैं, लकड़ियाँ आपको पता है कि दरख्तों से मिलती हैं लकड़ियाँ, तो वो खुद हम कोई चीज़ पैदा नहीं कर सकते, और ना ही हम किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मगर आगे ही क्या कह रहा था, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करा सकता है। आपने पेज को राख की फॉर्म में, उस फॉर्म में चेंज कर दिया, आपने वुड को दूसरी फॉर्म में, राख की फॉर्म में चेंज कर दिया। तो यही कहना चाह रहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, कि आप मैटर को ना ही खुद बना सकते हैं और ना ही उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मगर आप इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।